जिम्बाब्वे लगभग 15 मिलियन लोगों और 16 अलग अलग भाषाओं वाला देश जिसे साल 1981 में अपना नया नाम मिला था और यह नाम जिम्बा दजा मव्वे से निकलकर बना था, ऐसा माना जाता है। जिम्बा दजा मव्वे का अर्थ खोजने जाएं तो मिलता है कि इसका अर्थ पत्थरों से भरा बड़ा घर है। 11वीं शताब्दी से अफ्रीका में सोने और कॉपर जैसी बहुत सी खनिजों और मूल्यवान पत्थरों का केंद्र रही इस जगह ने खेल की दुनिया को भी एक से बढ़कर एक मूल्यवान हीरे दिए हैं। क्रिकेट का खेल इस देश में इस मामले में सबसे ज्यादा धनी है, लेकिन विश्व क्रिकेट के कुछ महानतम क्रिकेटर्स देने वाला यह देश आखिर क्यों आज भी अपनी सबसे ऊंची उड़ान हासिल नहीं कर पाया है? आखिर क्या कारण है कि फ्लावर और ब्रेंडन टेलर जैसे खिलाड़ियों का यह देश आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? नारा टीवी की खास पेशकश नो योर कंट्री में आज हम इसी देश की क्रिकेट के वजूद में आने से लेकर खत्म होने की कगार तक पहुँचने पर बात करने वाले हैं। जिम्बाब्वे लगभग 5 लाख साल पुराना इतिहास समेटे रखने वाला आधुनिक संसार का यह हिस्सा 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी हुकूमत में आया और यहीं से इस देश में क्रिकेट के खेल की सुखबुगाहट शुरू होने लगी थी। जिम्बाब्वे का आधुनिक इतिहास 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी के आगमन के साथ शुरू होता है। जाम्बेजिया के दक्षिणी छोर पर स्थित इस भाग को साल 1985 में सिसिल रोड्स के नाम पर रोडेसिया नाम दे दिया गया था और फिर धीरे धीरे इस जगह को साउथ रोडेसिया भी कहा जाने लगा। यहाँ क्रिकेट के जिस पहले मैच का रिकॉर्ड मिलता है वो मैच 16 अगस्त साल 1980 में आज के मासविंगो शहर में खेला गया था। इस मैच में खिलाड़ियों को पिच के नाम पर सिर्फ 22 गज की साधारण जमीन उपलब्ध करवाई गई थी। इस बात से यह पता चलता है कि इस मैच से पहले अफ्रीका के इस दक्षिणी भाग में क्रिकेट को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, या यूं कहें कि खेलों की दुनिया से यह देश ज्यादा परिचित नहीं हुआ था। लेकिन इस मैच के बाद लोगों को क्रिकेट की समझ होने लगी और फिर 19वीं सदी के आखिरी दशक के मध्य में सेलिसबरी और बुलावायो के बीच एक मैच खेला गया था जिसे रोडिएशन डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। क्रिकेट के खेल की झलकियां अब यहाँ साल दर साल बढ़ने लगी थी और इसी को देखते हुए साल 1899 में लॉर्ड हैवेक की कप्तानी में एक इंग्लिश टीम ने रोडेशिया का दौरा किया था और इस बार सभी मैच एक अच्छी खासी पिच पर खेले गए थे। 20वीं सदी के चौथे या 5वें साल तक आते आते साउथ अफ्रीका के कोरी कप के कंपटीशन के जरिए रोडेशिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के सफर को रफ्तार मिल गई थी। मार्च 1905 में रोडेशिया ने अपनी क्रिकेट टीम जोहानिसबर्ग के लिए रवाना की जिसे ट्रांसवाल के खिलाफ मैच में हिस्सा लेना था। जोहानिसबर्ग के मैदान पर यह मैच खेला गया जिसमें ट्रांसवाल की टीम इनिंग और 170 रनों के अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रही थी। साल 1931-32 में रोडेशिया की टीम ने कोरी कप में शानदार वापसी करते हुए अपने 5 में से 4 मुकाबले जीत लिए थे, लेकिन फिर आखिरी मैच में यह टीम वेस्टर्न प्रोविंस से पॉइंट सिस्टम के तहत हार गई थी। इस हार के बाद रोडेशिया ने कोरी कप में दूसरे विश्व युद्ध तक भाग नहीं लिया था, लेकिन इस बीच क्रिकेट का स्तर यहाँ बहुत बढ़ गया था और यही कारण रहा कि साल 1935 में अफ्रीकी टीम के इंग्लिश दौरे पर लेग स्पिनर ऑलराउंडर डेनिस टॉमलिंसन रोडेशिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में भाग लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। रोडेशिया को अपना दूसरा टेस्ट क्रिकेटर देखने के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा था। साल 1955 में क्रिस डकवर्थ इंग्लैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका के लिए मैदान पर उतरे थे। साल 1946 के बाद रोडेशियाई खिलाड़ी कोरी कप में लगातार हिस्सा लेने लगे थे और फिर कुछ सालों बाद इसी कंपटीशन को 2 भागों में बांट दिया गया था। 50 के दशक में रोडेशिया को भेदभाव का सामना भी करना पड़ा जब बेहतरीन टैलेंट के बावजूद भी इस टीम को सेक्शन बी में रखा जाता था। साल 1953 में डेविड लेविस को रोडेशियाई क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया और इन्होंने अगले 10 सालों तक अपनी कप्तानी में टीम के प्रदर्शन को शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेविस ने अपनी कप्तानी में एक बेहतरीन टीम का निर्माण किया जिसमें एक से बढ़कर एक खिलाड़ी शामिल थे। रोडेशिया को दुनिया की नजरों में लाने वाले इन खिलाड़ियों में कालिन ब्लैड भी शामिल थे, जिन्हें आज भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में फील्डिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले सबसे पहले खिलाड़ियों में गिना जाता है। साल 1981 तक साउथ अफ्रीका के इस क्षेत्र को फर्स्ट क्लास क्रिकेट और बाकी टूर्नामेंट्स में लगभग 242 खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन हर मामले में शानदार नजर आने वाली रोडेशिया की कोई टीम कोरी कप कंपटीशन नहीं जीत पाई थी। साउथ अफ्रीका के इतिहास में यह वह समय भी था जब यहाँ की क्रिकेट लगातार सिमटने लगी थी। इस देश की आंतरिक कला ने इसके खिलाड़ियों को अपने हुनर के मुताबिक कभी भी मैदान पर प्रदर्शन करने नहीं दिया, लेकिन फिर साल 1981 में अंग्रेजी हुकूमत से मिली आजादी के बाद रोडेशिया को जिम्बाब्वे नाम दिया गया और यहाँ से इस स्वतंत्र देश की क्रिकेट में एक नया बदलाव शुरू हुआ। 21 जुलाई साल 1981 को जिम्बाब्वे आईसीसी के एसोसिएट सदस्यों की सूची में शामिल हो गया और फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर को जीतकर इस टीम ने अगले विश्व कप में भाग लिया। 35 साल के डंकन फ्लेचर की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने
1983 में विश्व कप में अपना पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और कप्तान की 69 रनों की पारी और शानदार गेंदबाजी की बदौलत यह मैच जीतकर सबको चौंका दिया। लेकिन फिर आगे के मैचों में इस टीम में वो धार नजर नहीं आई। मगर भारत के खिलाफ इस टीम का वो ऐतिहासिक मैच भला कौन भूल सकता है, जिसमें अगर कपिल देव अपने करियर की सबसे करिश्माई पारी नहीं खेलते तो शायद कमजोर मानी जाने वाली यह टीम विश्व कप में एक बड़ा पलटवार कर सकती थी। जिम्बाब्वे इस विश्व कप में सिर्फ एक ही मैच जीत पाई, जिसके बाद इस टीम को साल 1992 तक विश्व कप में शामिल होने के लिए आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना पड़ा और जिम्बाब्वे ने अपने बढ़िया खेल की बदौलत लगातार 3 आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की थी। साल 1986 में ग्रीम हिक के इंग्लैंड चले जाने के कारण जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को एक झटका जरूर लगा, लेकिन इस टीम ने मुश्किलों के बावजूद भी अपना प्रदर्शन बरकरार रखा। इसका नतीजा ये रहा कि जिम्बाब्वे को साल 1992 में आईसीसी ने टेस्ट स्टेटस सौंप दिया था। अक्टूबर साल 1992 को जिम्बाब्वे ने अपना पहला टेस्ट मैच डेविड हटन की कप्तानी में भारत के खिलाफ खेला था, जो ड्रॉ पर खत्म हुआ था। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी ऐसी टेस्ट टीम बनी जिसे अपने पहले टेस्ट मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा था। इस दौरान अफ्रीका के लोगन कप टूर्नामेंट को भी आईसीसी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा दे दिया था और फिर यही वो समय भी था जब जिम्बाब्वे के सबसे बड़े बल्लेबाज एंडी फ्लावर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू कर दिया था। साल 1992 विश्व कप के तौर पर लगातार तीसरी बार विश्व कप खेलने वाली जिम्बाब्वे की टीम ने अपने पहले 20 वनडे मैचों में सिर्फ 2 मैचों में जीत हासिल की थी और उसके बाद जिम्बाब्वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट स्टेटस हासिल करने वाला नवा देश बना। लेकिन यहाँ भी जिम्बाब्वे को अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक टेस्ट मैच में जीत हासिल हुई थी। पाकिस्तान के खिलाफ साल 1995 में इस टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता था, लेकिन फिर साल 1996 से जिम्बाब्वे क्रिकेट में बदलाव नजर आने लगे। ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर, हीथ स्ट्रीक, मरे गॉडविन और नील जॉनसन जैसे खिलाड़ियों के दम पर जिम्बाब्वे ने अगले 5 सालों तक अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के स्वर्णिम दौर को अनुभव किया था। साल 1999 विश्व कप में जिम्बाब्वे ने बेहतरीन खेल दिखाया था और भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर अपना खेल खत्म किया था। भारत के खिलाफ खेलते हुए एक बढ़िया टीम के जबड़े से जीत निकाल लाने वाले हेनरी ओलंगा की उस आखिरी ओवर ने कमजोर और ताकतवर टीम के बीच का अंतर इस विश्व कप में खत्म कर दिया था। उस हार से उपजे गुस्से की बदौलत भारतीय लोगों ने अपने खिलाड़ियों के घरों पर पत्थर फेंकने का काम किया था। साल 1997 से 2001 तक जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत हासिल करने का कारनामा भी कर दिखाया था। लेकिन इस दौरान जिम्बाब्वे में राजनीतिक उथल पुथल भी नजर आने लगी थी। नई सदी की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक उथल पुथल की चिंगारियां जिम्बाब्वे में भी भड़कने लगी। अराजकता और करप्शन के मामले जिम्बाब्वे में बढ़ने लगे और फिर रॉबर्ट मुगाबे की सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप क्रिकेट में भी नजर आने लगा था। साल 2003 तक आते आते जिम्बाब्वे में हालत बेहद खराब हो गई, जिसके चलते विश्व कप में अपने एक मैच के लिए इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया। इसके बाद मैच में एंडी फ्लावर और हेनरी ओलंगा काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे, जो जिम्बाब्वे की सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन दोनों खिलाड़ियों को विश्व कप के बाद अपना देश छोड़ना पड़ा। ओलंगा को तो मारने की धमकियां भी दी गई थी, जिससे डरकर इस खिलाड़ी को इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी थी। साल 2004 में जब जिम्बाब्वे के कप्तान हीथ स्ट्रीक ने टीम के खिलाड़ियों की नाराजगी को खत्म करने के लिए क्रिकेट से राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करने की बात रखी तो उन्हें भी टीम से बाहर कर दिया गया था और अपने कप्तान का साथ देने के लिए जिम्बाब्वे के 15 खिलाड़ियों ने एक साथ संन्यास की घोषणा कर दी। परिस्थितियां बदतर होने लगी थी। साल 2004 में यह टीम एक भी टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं ले पाई। साथ ही मुगाबे ने टीम में काले रंग के खिलाड़ियों को अहमियत देने के लिए एक नया नियम भी बना दिया था। शानदार और अनुभवी खिलाड़ियों की कमी भी टीम में साफ नजर आने लगी थी। साल 2005 में लगभग 1 साल बाद टेस्ट मैच खेलने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को हार का सामना करना पड़ा और फिर यह टीम वनडे क्रिकेट इतिहास के सबसे छोटे स्कोर यानी कि 35 पर ऑल आउट भी हो गई थी। फाइनेंशियल हालात भी देश में किसी भी क्षेत्र में ठीक नहीं थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के ज्यादातर देश जिम्बाब्वे का दौरा करने से पीछे हटने लगे। इसी बीच विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब लोगन कप टूर्नामेंट 1 साल नहीं खेला गया था। नवंबर 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मार्क वर्मुलेन ने जिम्बाब्वे क्रिकेट एकेडमी और जिम्बाब्वे क्रिकेट हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर खराब मानसिक हालत को देखते हुए उन्हें बरी कर दिया गया था। साल 2007 में कुछ खिलाड़ियों ने टीम में वापसी करने की बात को अपनी शर्तों पर स्वीकार किया और फिर साल 2007 T20 चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 31 सालों बाद मिली जीत से कुछ उम्मीदें कायम होने लगी थी, लेकिन कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। कुछ अच्छे मैचों को देखते हुए साल 2007 के बाद जिम्बाब्वे का टेस्ट क्रिकेट में वापसी का दरवाजा भी खुल गया था। जून 2011 में ब्रेंडन टेलर को टीम का कप्तान बनाया गया था, जिसके बाद अगस्त में जिम्बाब्वे को फिर से टेस्ट क्रिकेट जारी रखने की परमिशन मिल गई थी। टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद जिम्बाब्वे ने अपना पहला मैच जीता और सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा था, लेकिन फिर साल 2013 में एक बार फिर उथल पुथल का सिलसिला शुरू हुआ और अब की बार कारण क्रिकेट में कमजोर होती फाइनेंशियल हालात थे। जिम्बाब्वे की टीम का प्रदर्शन अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें अपने बोर्ड की तरफ से सहायता नहीं मिल रही थी।
कुछ मौके तो ऐसे भी आए जब टीम के खिलाड़ियों को बिना किसी फीस के सीरीज के सभी मैच खेलने पड़े थे। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को क्रिकेट छोड़ने, क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हड़ताल, स्पॉन्सर्स की कमी और फिर लगभग खत्म होते विदेशी दौरों के मामले गर्त में जा रही जिम्बाब्वे क्रिकेट की हालत को साफ बयां कर रहे थे। साल 2015 विश्व कप के बाद ब्रेंडन टेलर ने फाइनेंशियल हालत का हवाला देकर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। राजनीतिक दखल भी जारी था और खिलाड़ियों का विरोध भी चल रहा था। और ऐसे में जुलाई 2019 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड करने का फैसला लिया। हालांकि इस फैसले को उन्होंने आगे चलकर बदल भी दिया था, लेकिन जिस सुधार की गुंजाइश को देखते हुए आईसीसी ने ऐसा किया था, वैसा कुछ अभी नजर नहीं आया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सबसे कमजोर और खस्ता हालत से गुजर रही टीमों में शामिल है। इसके खिलाड़ियों को हर मैच के लिए कुछ हजार रुपए ही दिए जाते हैं। हालत यहाँ तक खराब है कि कुछ खिलाड़ियों को पार्ट टाइम जॉब कर अपना खर्च चलाना पड़ रहा है। लगभग 117 टेस्ट मैच, 553 वनडे और 112 टी20 मैचों में भाग लेने वाली जिम्बाब्वे टीम ने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में क्रमशः 13, 143 और 33 जीत हासिल की है। तो दोस्तों, इस सीरीज पर मिले आपके प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह आगे भी यह सीरीज जारी रखेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।